हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का टॉपिक है लेबर मार्केट। आज के इस वीडियो में हम लेबर मार्केट का मीनिंग डिस्कस करने वाले हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लेबर मार्केट की, लेबर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ऑब्वियसली इस एक वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसके बाद और भी वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक में। एंड मैं कोशिश करूँगी कि जितना भी यूजीसी नेट लेबर वेलफेयर पेपर कोड 55 में लेबर मार्केट से रिलेटेड जो यूनिट है, उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं मैं कवर करवा पाऊँ। सो विदाउट मच अडू, लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर वीडियो. So, meaning of labor market. Okay, the labor market refers to the supply and demand for labor, in which employees provide the supply and employers the demand. Okay, तो अगर हम लेबर मार्केट को देखें, ये जो टर्म है इसको देखें, तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, लेबर एंड मार्केट। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि इट्स नॉट लेबरर मार्केट, वर्कर्स की मार्केट नहीं है, इसको ध्यान रखना। लेबर मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो एक्सचेंज हो रहा है, वो किसका हो रहा है? वो लेबर का हो रहा है, श्रम का हो रहा है, स्किल्स, टैलेंट, वर्क, हार्ड वर्क, इन सब का हो रहा है, राइट। मार्केट की बात करें, मार्केट क्या है? मार्केट इज़ अ प्लेस जहाँ पर बायर एंड सेलर मिलते हैं एंड एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का इन एक्सचेंज ऑफ इन अगेंस्ट मनी। ठीक है, कि जो सेलर है वो गुड्स प्रोवाइड कर रहा है टू द बायर, एंड बायर क्या दे रहा है उसको इन कंसिडरेशन द मनी, राइट। ये लेबर मार्केट में क्या हो रहा है? बायर एंड सेलर कौन है? सेलर यहाँ पर वर्कर है, वो अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट्स को मार्केट में रख के लेके आ रहा है, उसको सेल आउट कर रहा है। बायर कौन है? द ऑर्गेनाइजेशन और द एम्प्लॉयर। जो मनी, जो यहाँ पर जो मनी है वो क्या है? द सैलरी, द वेजेस, उसके अगेंस्ट में वो स्किल्स, वो लेबर ले रहा है वर्कर से। ठीक है, तो लेबर मार्केट को अगर हम जर्नल मार्केट से कंपेयर करें, तो जर्नल मार्केट एक तरीके का टैनेजेबल चीज़ है। मतलब यू कैन गो देयर, आप रिटेल शॉप जा सकते हो, आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो, भैया को पैसे दे सकते हो, वापस आ सकते हो। लेकिन जो लेबर मार्केट है वो इनटैनेजेबल मार्केट है, मतलब इट्स अ इनटैनेजेबल फिनोमिना। यू कैन नॉट टच और यू कैन नॉट गो, ऐसा कोई सर्टन प्लेस नहीं है जहाँ पर आप जाके ऐसा कुछ एक्सचेंज कर सकते हो। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है? वर्कर्स, ह्यूमन बीइंग, जो लेबर्स होते हैं, वो आते हैं इन कांटेक्ट विद द एम्प्लॉयर्स, यानी कि बायर्स। और वहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है वो किस चीज़ का हो रहा है? लेबर्स या वर्कर्स आर गिविंग और आर प्रेजेंटिंग देयर स्किल्स, टैलेंट, एंड उसके अगेंस्ट में उनको क्या मिल रहा है? द सैलरी और वो मनी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो इट्स नॉट लेबरर मार्केट, इट्स लेबर मार्केट। अगर केवल वर्कर्स कोई, तो ये भी ध्यान रखना कि अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, तो अनएम्प्लॉयमेंट जब होती है तो क्यों होती है? क्योंकि जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, जो रिक्वायर्ड टैलेंट है, जो एम्प्लॉयर्स को चाहिए, वो नहीं दे पाते हैं जब वर्कर्स। तो वहाँ पर उनका जो एक लैक होता है, वो लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ टैलेंट, लैक ऑफ एजुकेशन या डिग्री वगैरह, जो उसकी उस लैक की वजह से उनको जॉब नहीं मिल पाती है। ठीक है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि केवल जो पढ़ा लिखा इंसान है, मतलब जिसके पास डिग्रीज़ हैं, वही आके जॉब ले सकता है। ऐसा नहीं होता। कि कई लोग क्या करते हैं, अपने हार्डवर्क, अपना जो श्रम है, अपना जो लेबर है, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। अब वो जैसे कि फार्मर्स हो गए, राइट, या जो मैनुअल वर्कर्स होते हैं। कुछ लोग अपना माइंड जो होता है, उनकी जो स्किल्स होती है, जैसे कि जो टेक्निकल होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए या टीचर्स हो गए। ठीक है, ये सब क्या है? वो अपने माइंड से चल रहे हैं, वो अपना माइंड, अपनी जो स्किल्स, अपने टैलेंट, अपना जो ब्रेन का जो टैलेंट है, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बायर कौन है? एम्प्लॉयर, ऑर्गेनाइजेशन। सेलर कौन है? जो वर्कर्स होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें सप्लाई और डिमांड की, जिसको मैं आगे एनीवेज पढ़ाने वाली हूँ। यहाँ पर डिमांड की अगर हम बात करें, तो जो लेबर मार्केट में जो डिमांड होती है वो डिराइव्ड डिमांड है। डिराइव्ड डिमांड कैसे है? यहाँ पर हम दो सिनेरियोज लेके चलते हैं। पहला क्या है? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यू सेटअप हुई है, ठीक है, जिसने नई नई कंपनी खोली है, अब उनको रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज यहाँ पर कितने टाइप के हो सकते हैं? वी हैव फिजिकल रिसोर्सेज, जैसे कि लैंड हो गया, देन मशीनरीज हो गई, राइट। वी हैव फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो मनी, जो कैपिटल, जिसकी हेल्प से उन्होंने बिजनेस को खड़ा करा है या स्टार्ट करने वाले हैं। देन द मेन जो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है वो है ह्यूमन रिसोर्स, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होती है, तो क्योंकि वो
वो स्टार्ट हो रही है, उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसके पास हैं, उनके पास फिजिकल रिसोर्सेज हैं, और उसको अब उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज को एक साथ अलाइन करने के लिए, एक साथ काम में लाने के लिए उनको क्या चाहिए, उनको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स के लिए फिर वो क्या करते हैं, दे डिमांड। तो यहाँ से डिराइव हो गई। डिराइव कैसे हुआ, अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती तो ऑब्वियसली वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड ही नहीं होती। ठीक है, अब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जो ऑलरेडी वर्किंग है। ठीक है, उन्होंने एक सर्टन ईयर्स तक उन्होंने ऑपरेट करते आ रहे हैं। अभी तक उनका जो कैपेसिटी थी वो थोड़ी सी नॉर्मल था कि लेट्स से कि वो एक महीने में लेट्स से 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे। अभी उनकी कैपेसिटी बढ़ने लगी, 10 यूनिट्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे, अभी वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए उनका जो प्रेजेंट लेबर फोर्स है, यानी कि प्रेजेंट जो उनके पास ह्यूमन रिसोर्स है वो कम पड़ेगा ऑब्वियसली। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, अपना ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपेंड करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए वो क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट्स वगैरह करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना एक्सपेंशन करा एंड उसकी वजह से उनको अब क्या है, लेबर का डिमांड हो गया, उनको अब लेबर्स चाहिए और लेबर्स चाहिए। तो जो लेबर्स की डिमांड होती है वो क्या होती है, एक तरह से डिराइव्ड डिमांड है। अगर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होंगे, अगर बिजनेस नहीं होगा, अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा, तो ह्यूमन रिसोर्स की भी डिमांड नहीं हो रही होगी। तो एज एंड व्हेन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को एक्सपैंड करती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज अपग्रेड होने लगती हैं, टेक्नोलॉजीज न्यू न्यू आने लगती है, वैसे वैसे अलग अलग टाइप की स्किल्स, अलग अलग टाइप के जो टैलेंट है उनकी डिमांड बढ़ने लगती है, और नंबर्स ऑफ लेबर्स, नंबर्स ऑफ वर्कर्स की भी डिमांड बढ़ने लगती है। लेबर मार्केट की अगर हम बात करें तो उनको हम 2 हेड्स में पढ़ सकते हैं। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स के हेड्स में एंड दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स के हेड्स में। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या होती है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। At macroeconomic level, supply and demand are influenced by domestic and international market dynamics, as well as factors such as immigration, द एज ऑफ द पॉपुलेशन। तो अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक लेवल की बात करें तो जो सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर है वो इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट दोनों के जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उनके डायनेमिक्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि इमिग्रेशन, मतलब कि जो जैसे कि बाहर से कोई अगर दूसरी कंट्री से इस कंट्री में अगर आ रहे हैं लेबर्स वर्कर्स काम करने के लिए, तो उनका जो डायनेमिक्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। एज, जो पॉपुलेशन है उस रीजन की जो पॉपुलेशन है कौन से एज ग्रुप में है उसके अकॉर्डिंग मैटर करता है डिमांड एंड सप्लाई। एजुकेशन लेवल कैसा है उसके अकॉर्डिंग मैटर करता है। कॉमनली यूज्ड मेजर्स इन लेबर मार्केट्स आर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर इंटेंसिटी, पार्टिसिपेशन रेट, टोटल वेज इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। wages represents the price of labor which provide an income to the household। तो वेज जब डिटरमाइन होते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के वेज को डिटरमाइन किया जाता है। पहला फैक्टर ये है कि जो लेबर है जिसको वेजेस दिए जा रहे हैं, सैलरी दी जा रही है, तो वो इतना तो मिनिमम होना चाहिए कि वो अपने हाउस होल्ड्स का जो इनकम, मतलब हाउस होल्ड का जो खर्चा है उसको उठा सके। जैसे मतलब लाइक उसका फूड एंड शेल्टर, ये सारी जो बेसिक जो स्टेपल है, जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सके। ठीक है, देन ये भी देखा जाता है कि जो कॉस्ट फर्म्स लगा रही हैं एम्प्लॉयज़ पे, वर्कर्स पे, वो जो सैलरी जो वो दे रही हैं वो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। कि अगर सपोज़ 100 रुपये का खर्चा करा है एम्प्लॉयज़, अब खर्चे का यहाँ पर बात करें तो मैं जैसे एम्प्लॉयज़ जब वर्क करते हैं, एम्प्लॉयज़ अपना हार्डवर्क दे रहे हैं, अपना टैलेंट और स्किल्स वगैरह दे रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में कंपनी उनको सैलरी दे रही है। तो सैलरी या जो ट्रेनिंग का खर्चा होता है, ये सारी कॉस्ट है जो फर्म की होती है, जो वो बेयर करती है, जो वो लगाती है एम्प्लॉयज़ पे, जो कॉस्ट है। ठीक है, जैसे कि जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसकी कॉस्ट होती है ना, उसका प्राइस जब डिटरमाइन होता है, जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसका जो एमआरपी है वो जब डिटरमाइन होता है तो उस एमआरपी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि रॉ मटेरियल में कितना खर्चा हुआ, देन इलेक्ट्रिसिटी एंड पैकेजिंग वगैरह में। तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम एक प्रोडक्ट का एमआरपी सेट करते हैं, राइट। वैसे ही जब फर्म सैलरी स्ट्रक्चर तैयार करती है तो वो ये देखती है कि सैलरी स्ट्रक्चर वो जितना भी कॉस्ट उस एम्प्लॉय पे लगा रही है उतना उनको रिटर्न में मिल रहा है कि नहीं। तो वो बैलेंस होना चाहिए, तब जाके जो सैलरी स्ट्रक्चर है तैयार होता है। तो सैलरी वहाँ उतनी ही होती है जितने में कॉस्ट एंड जो हार्डवर्क है, वो जो उनका जो एफर्ट्स है, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो इक्वल होंगे। अगर
कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब फर्म ज़्यादा कॉस्ट लगा रहा है एम्प्लॉयज़ पे और एम्प्लॉयज़ की तरफ से कम आ रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर उनका जो लॉस है वो बढ़ जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जो वेज है वो डिटरमाइन किए जाते हैं। इन अ हाइपोथेटिकल फ्री मार्केट इकोनॉमी वेजेस आर डिटरमाइंड बाय अनरेगुलेटेड इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे लेबर मार्केट की बात करें तो इंडिविजुअल फर्म्स के बारे में देखा जाता है वहाँ पर कि इंडिविजुअल फर्म कैसे इंटरैक्ट कर रही है एम्प्लॉयज़ से, उनको कैसे हायर किया जा रहा है, फायर किया जा रहा है, कटिंग ऑफ वेजेस, रेजिंग ऑफ वेजेस कैसे हो रहे हैं, आवर्स ऑफ वर्क, ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे हम लेबर मार्केट को स्टडी जब करते हैं तब ये सारे फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है। जो इंटरैक्शन हो रहा है बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर्स एंड कितना आवर्स ऑफ वर्क वो प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना लेजर टाइम है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती। कॉम्पनसेशन दे आर रिसीविंग इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड बेनिफिट्स, तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं जब हम माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे लेबर मार्केट को स्टडी कर रहे होते हैं। इन सिंपल सेंस अ लेबर मार्केट इज अ प्लेस वेयर वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज इंटरैक्ट विद ईच अदर। अगर हम सिंपली बात करें तो लेबर मार्केट क्या है, वो जगह है, वो प्लेस है जहाँ पर वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ यहाँ पर एम्प्लॉयर्स आएगा, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। यहाँ पर जो इंटरैक्शन है वो किस वजह से हो रहा है, ताकि ये सेट हो सके, वो जो एक्सचेंज है वो हो सके, एक्सचेंज ऑफ स्किल्स, टैलेंट्स, लेबर इन अगेंस्ट जो मनी या सैलरी उनको मिल रही है, राइट। इन द लेबर मार्केट एम्प्लॉयर्स कम्पीट टू हायर द बेस्ट एंड वर्कर्स कम्पीट फॉर द बेस्ट सेटिस्फाइंग जॉब। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन कैसे चल रहा है, जो एम्प्लॉयर्स है वो इस वजह से कम्पीट करें क्योंकि एक ही एम्प्लॉयर वहाँ पर ऑपरेट नहीं कर रहा, देयर आर एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स और सिमिलर इंडस्ट्री बहुत सारी होती है। तो यहाँ पर जब कंपटीशन चलता है तो किस वजह से चलता है कि वो कैसे बेस्ट टैलेंट, बेस्ट स्किल्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले सके, और जो वर्कर्स हैं वो जब compete कर रहे होते हैं एक दूसरे से तो वो इस सेंस में compete कर रहे होते हैं कि अपने जो मेरी स्किल्स है, मेरा टैलेंट है, मैं कैसे उतना अपग्रेड कर पाऊँ, उतना अच्छा कर पाऊँ ताकि मुझे बेस्ट जॉब मिले एज कम्पेयर टू दी मेरा जो कॉम्पिटिटर है और सैलरी अच्छी मिले, ठीक है। इन दिस मार्केट लेबर डिमांड इज द फर्म्स डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई इज द वर्कर सप्लाई फॉर ऑफ लेबर। तो लेबर और डिमांड की बात करें तो डिमांड कौन सी होगी, ऑर्गेनाइजेशन या फर्म की डिमांड कि उनको लेबर चाहिए, लेबर कौन सा, रिक्वायर्ड लेबर, एंड सप्लाई कौन सी होगी, वर्कर सप्लाई, कि उनको अपना जो वो जो अपना टैलेंट है वो सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर इन द मार्केट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंजेस इन द बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग पावर का मतलब होता है कि जो वेज होते हैं, मतलब कैसे जो वर्कर्स हैं कैसे फर्म है अपने अपने एंड से बार्गेन कर रहे होते हैं, नेगोशिएट कर रहे होते हैं और एक इक्वल, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आके वो हायरिंग करते हैं, ठीक है। Now we'll study the differences and similarities between the labor market and goods market. So labor market का definition क्या है, a process by which supplies of a particular type of labor and demand for that type of labor are balanced. तो ये एक तरीके का प्रोसेस है जहाँ पर एक पर्टिकुलर, देखो हमने अभी तक बात करी ना, जैसे लेबर देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, डिमांड कहाँ से हो रहा है, फर्म की तरफ से, सप्लाई कहाँ से हो रहा है, वर्कर्स या लेबरर्स की तरफ से। लेकिन यहाँ पर ये बात जानने की भी बहुत ज़रूरी है कि जो फर्म डिमांड कर रही है वही वर्कर फर्म को दे रहा है, तो सेम टाइप का डिमांड इज मेट विथ सेम टाइप का सप्लाई ऑफ द लेबर। यहाँ पर अगर मैं सप्लाई की बात कर रही हूँ तो लेबर का सप्लाई हो रहा है, स्किल्स, उनके टैलेंट्स का सप्लाई हो रहा है। तो ये जो सप्लाई एंड डिमांड का जो प्रोसेस है इसी को हम लेबर मार्केट बोलते हैं। गुड्स एंड कमोडिटी मार्केट क्या है, ये एक फिजिकल प्लेस है जहाँ पर बायर एंड सेलर एक पर्टिकुलर कमोडिटी के ट्रांजेक्शन के लिए इकट्ठा होते हैं, बाय एंड सेल करते हैं, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ मनी ऑब्वियसली। अब रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर कैसा है लेबर मार्केट में, द रिलेशनशिप बिटवीन द बायर एंड द सेलर इज इन नॉट टेम्परेरी एंड दस पर्सनल इशूज़ कैन अफेक्ट। तो टेम्परेरी नहीं होता, मतलब थोड़ा सा, अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत पूरी तरह से परमानेंट होता है, बट एज कम्पेयर टू गुड्स एंड सर्विस मार्केट, लेबर मार्केट का जो रिलेशनशिप, लेबर मार्केट में जो बायर एंड सेलर के बीच में रिलेशनशिप होता है वो 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स या उससे ज़्यादा, कभी कभी 10-10, 12-12 साल तक वो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, तो हम इसको टेम्परेरी नहीं बोल सकते इन अ वे। वहीं अगर हम गुड्स एंड सर्विस की मार्केट की बात करें या जनरल मार्केट की बात करें तो रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर्स देयर, जैसे ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है वैसे ही वो एंड हो जाता है, तो एक तरीके से टेम्परेरी है।
परफेक्ट और इम्परफेक्ट। इट इज़ प्राइमली, तो लेबर मार्केट क्या है, प्राइमरीली इम्परफेक्ट मार्केट बोल सकते हो। परफेक्शन नहीं होता है वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं एंट्री एंड एग्जिट में। दिस रिजल्ट्स इन अ वाइड रेंज ऑफ कॉम्पनसेशन रेट्स फॉर द सेम सॉर्ट ऑफ वर्क एंड लैक ऑफ नॉर्मल वेज रेट टूवर्ड्स विच द मार्केट रेट naturally trends. Commodity market क्या है, are both imperfect and perfect market. Each is characterized by different factors such as types of goods, prices, number of buyers and sellers. प्राइस सेटिंग यानी कि वेज डिटर्मिनेशन की बात करें तो वेज फिक्सिंग इज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ लेबर मार्केट। देखो वेज डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेबर मार्केट में, और जो वेज डिटरमाइन होते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखे होते हैं। उसमें बहुत सारे लोगों का रोल भी होता है कि कैसे कैसे और कब कब वेज को डिटरमाइन किया जाएगा। इट इज़ नॉर्मली द सेलर हु सेट्स द, और अगर हम गुड्स एंड कमोडिटी मार्केट की बात करें तो वहाँ पर जो सेलर है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादातर जो प्राइजेज़ हैं वो सेट करती है। तो यहाँ पर जो प्राइस ऑफ लेबर है उसको हम बोल रहे हैं वेज या सैलरी, और यहाँ पर प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो होता है जो सेट करता है उस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है। ऑब्वियसली यहाँ पर भी ऑल्दो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स कहीं ना कहीं ऑपरेट करते हैं, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं कि वो जो प्राइसिंग सेट हो रही है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो कितनी होनी चाहिए और मतलब कितना उनको इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब इन अ गुड वे। ठीक है। Price fluctuation, the price that is determined in the labor market tends to be fixed for a period of time. तो प्राइस का फ्लक्चुएशन यहाँ पर लेबर मार्केट में थोड़ा कम होता है, ये फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये फिक्स रहता है, मे बी 5 years मे बी 10 years, उसके बाद ये थोड़ा सा चेंज होता है। एम्प्लॉयर्स डू नॉट वांट टू पे रेट्स टू शिफ्ट्स इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। और ऐसा नहीं है कि एज एंड व्हेन जैसे जैसे डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस आ रहे वैसे वैसे हम प्राइजेस क्या वेजेस को शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए वेजेस जनरली फिक्स रहते हैं। और गुड्स मार्केट की बात करें तो प्राइस सेटिंग डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स एंड टेंड टू फ्लक्चुएट। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स के प्राइजेस होते हैं वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट मार्केट में है, आपने एक सर्टेन प्राइस में उसको मार्केट में उतारा है और तुरंत ही आपके लाइक आपका प्रोडक्ट है और उसके कुछ दिन या कुछ महीने बाद ही आपका कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाता है जो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट के जैसा ही प्रोडक्ट प्रेजेंट कर रहा है मार्केट में, कस्टमर्स को दे रहा है और उसका जो प्राइसिंग है वो भी कम है। तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड एंड सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा और आपको फिर क्या करना पड़ेगा, प्राइसिंग में कहीं ना कहीं चेंजेस लानी पड़ेंगी या अपने प्रेजेंट प्राइसिंग को जस्टिफाई करने के लिए प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो इन अ वे गुड्स मार्केट में जो प्राइस होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है ज़्यादातर एज कंपेयर टू द लेबर मार्केट। कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात करें, इट इज़ सिग्निफिकेंटली मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द कमोडिटीज़ मार्केट। तो लेबर मार्केट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कमोडिटी मार्केट की अपेक्षा। वॉट एवर अ पर्सन एम्प्लॉयमेंट और मॉनिटरी रिवॉर्ड दे बिलीव दैट दे आर एंटाइटल टू प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड दैट, क्योंकि अब देखो लेबर मार्केट में ह्यूमन बींग जुड़ गया है। ठीक है। कमोडिटी मार्केट में क्या हो रहा है, कमोडिटीज़ का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इंसान का श्रम, इंसान, क्योंकि अगर हमने अभी स्टार्टिंग में ये बात ज़रूर करी कि हम लोग लेबर मार्केट पढ़ रहे हैं, स्किल्स की बात कर रहे हैं, टैलेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है वी कैन नॉट शिफ्ट। हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं लेबर को लेबरर से। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अलग से स्किल, अब देखो स्किल्स की बात भले ही हो रही हो लेकिन स्किल्स है किसके अंदर, उस वर्कर के अंदर है। तो हम लोग वर्कर को और लेबर और उसके लेबर को अलग नहीं कर सकते हैं। तो इन अ वे कॉम्प्लेक्सिटीज़ इसलिए आ जाती है तो क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व हो रहा है, उसकी डिग्निटी पे बात आ जाती है, उसको कितना टाइम, मतलब अब क्योंकि ह्यूमन बीइंग है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से पेरिशेबल होता है। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आप उसको काम ही करवाते रहोगे, उसका भी एक टाइम होता है। अब 8 आवर्स से ज़्यादा काम करवाओगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं नीचे आने लगेगी, कम होने लगेगी। लेकिन वही चीज़ अगर हम बात करें प्रोडक्ट मार्केट में तो वो चीज़ उतना नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हम प्रोडक्ट है जो कि एक लाइफलेस चीज़ है उस पर बात कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो लेबर मार्केट में है वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू कमोडिटी मार्केट, बिकॉज यहाँ पर लेबर मार्केट पे ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व हो रहा है, एक इंसान इन्वॉल्व हो रहा है, उसके इमोशंस होते हैं, उसकी फीलिंग्स होती हैं, उसका एक हम बात करें तो उसका एक लेवल होता है, लेवल इन द सेंस कि कितना अमाउंट का वो हार्डवर्क दे पाएगा। एक आप ऐसा नहीं कर सकते आप उसको
उसको 2400 घंटे हफ्ते के 7 दिन काम ही करवाते जा रहे हो, ऐसा तो नहीं होता। आपको अगर उसको हायर करो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 8 आवर्स काम करवाया है तो उसको 8 आवर्स का रेस्ट भी चाहिए होगा, 8 घंटे की काम के बीच में भी उसको रेस्ट चाहिए होगा, प्रॉपर उसको फूड भी देना पड़ता है, प्रॉपर उसके रिक्रिएशनल की भी मेजर्स लेने पड़ते हैं ताकि उसका मोटिवेशन लेवल हाई रहे, उसको रिवॉर्ड्स देने पड़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं व्हेन इट कम्स टू हायरिंग अ ह्यूमन रिसोर्स। नाउ कम्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लेबर मार्केट। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लेबर मार्केट क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है जहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप के सप्लाईज ऑफ लेबर को एक पर्टिकुलर टाइप के डिमांड के साथ बैलेंस किया जाता है। यहाँ पर सेलर और बायर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो टेम्परेरी नहीं होता है, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड उसका ज़्यादा होता है, कहने इसको हम 1 साल से बढ़ा के 10 to 20 ईयर्स भी ले सकते हैं। तो रिलेशनशिप इट्स नॉट टेम्परेरी। लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी इज ऑल्सो देयर। तो अगर हम लेबर मार्केट की बात करें, क्योंकि लेबर्स हैं, ह्यूमन बींग है, तो वहाँ पर मोबिलिटी लैक करती है, बिल्कुल परफेक्टली मोबिलिटी नहीं होती लेबर मार्केट में। कि आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अगर सपोज लेट से कि दूसरी कंट्री में एक कोई जॉब है, तो ऐसा नहीं है कि सब के सब दूसरी कंट्री में बहुत ईजिली जाके जॉब कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हर कोई जा भी नहीं सकता दूसरी कंट्री में जॉब करने के लिए। तो इसीलिए और ज़्यादातर जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत बिल्कुल रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन होती है, जब उनके एरिया में, उनके रीजन में बिल्कुल काम नहीं होता है, तब जाके वो माइग्रेशन भी करते हैं, या काम होता है बट उतना लेवल का उनको सैलरी या वेजेस नहीं प्रोवाइड किए जाते, तब जाके वो माइग्रेट करके दूसरी जगह पे जाते हैं, और वो भी इन मतलब बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होता है। ऐसा वो कोई अनइमेजिनेबल डिस्टेंस नहीं होता है कि हाँ बिल्कुल आप यहाँ पर रोज़ जाके कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते कि आप रोज़ लेट से कि दूसरी स्टेट से अप डाउन कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मोबाइल नहीं होता है लेबर, उसका जो मोबिलिटी होती है वो एक पॉइंट के बाद रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जनरली द बार्गेनिंग पावर इन अ लेबर मार्केट इज इन द हैंड ऑफ सेलर हु सेट्स द प्राइस। बस सेलर नहीं आएगा, बायर आएगा। तो लेबर मार्केट में जो बार्गेनिंग पावर होती है ज़्यादातर बायर्स के हाथ में होती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के हाथ में होती है। इंडस्ट्री वाइज उनके इंडस्ट्री का एक प्राइस, एक वेज सेट होता है, और उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी कंपनीज और फर्म्स उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की ऑपरेट करती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अभी तक हमने लेबर मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं लेबर की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है पेरिशेबल इन नेचर। तो लेबर क्या है, पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब होता है जिसका लिमिटेड टाइम होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा, उसकी बॉडी है, अगर आप उसको ओवर एक्सर्शन होगा, आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा काम करवाओगे, रेस्ट नहीं दोगे, प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, डिटियोरेट करती रहेगी उसकी हेल्थ। तो लेबर क्या है, एक तरीके से पेरिशेबल इन नेचर है। और इसको हम वैसे भी देख सकते हैं कि जो स्किल्स वगैरह होती हैं, जो टैलेंट्स होते हैं, वो टाइम टू टाइम अपग्रेड करने रहते हैं। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे द वे अ पर्सन इज वर्किंग, उसकी जो भी स्किल्स हैं उसको भी चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम बात करें कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर्स तो आज से 10-20 साल पहले भी थे, लेकिन आज के कंप्यूटर्स का नॉलेज और पहले के कंप्यूटर्स का नॉलेज में थोड़ा सा डिफरेंस। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें नई ऐड होती जा रही है और अपग्रेड करना पड़ता है। तो ऐसे में जिसने अगर कंप्यूटर सीखा होगा, जिसको कंप्यूटर की नॉलेज भी होगी, जिसने अगर कोई लेट से कोर्स भी करा होगा, उसको भी टाइम से, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज नहीं आ रही, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, उसको भी अपना जो नॉलेज बेस है उसको क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इन अ वे लेबरर का जो अपना जो एक ताकत होती है, अपना जो एक स्ट्रक्चर होता है हेल्थ वाइज, वो भी पेरिशेबल होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेगा लेबर वैसा का वैसा, एज होगी उसकी, वो यंग जितना होता है उससे धीरे धीरे बूढ़ा होगा, तो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी ताकत कम होगी, वैसे वैसे उसका जो स्टैमिना है वो कम होगा। तो इन अ वे ये भी पेरिशेबल है। एंड अगर हम उसके नॉलेज या स्किल्स की बात करें तो वो भी टाइम टू टाइम पेरिशेबल हो जाता है, तो जिसको हमको ब्रश अप करने की ज़रूरत होती है। देन लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर। लेबर को हम लेबरर से अलग नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि लेबर आप घर में बैठो, आप हमको अपनी स्किल भेज दो, ऐसा नहीं होता। कि अगर आप उसकी स्किल, आप उसका श्रम मांग रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग, पूरा का पूरा लेबरर को भी फिजिकली प्रेजेंट रखना पड़ेगा वहाँ पर, या उसको काम करना पड़ेगा। दिस मीन्स दैट फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ लेबर इज कंपल्सरी टू सेल हिज सर्विस। द लेबरर हैज़ टू बी फिजिकली प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ह्यूमन एफर्ट,
थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन एफर्ट। लेबर इज़ अ यूनिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन कंपैरिजन विद अदर्स। अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स की, उसको हम बाकी के रिसोर्सेज से कंपेयर करें तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन एफर्ट्स अनलाइक अदर्स, सो देर आर सर्टन स्पेशल फैक्टर्स दैट मस्ट बी टेकन इन टू कंसिडरेशन व्हेन इट कम्स टू लेबर। और इसी वजह से बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है अगर हम लेबर मार्केट को स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि लेबर्स को फेयर ट्रीटमेंट, वर्कर्स के साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनको प्रॉपर रेस्ट पीरियड मिलना चाहिए, एक सूटेबल वर्किंग एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, लेजर टाइम मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है व्हेन यू आर हायरिंग अ सर्टन एम्प्लॉय और अ कैंडिडेट। लेबर इज हेट्रोजीनियस। अब लेबर इज हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि आप, ऐसा नहीं है कि अब सब लोग एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं लेबर की, अलग अलग तरीके का वो काम करते हैं। यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट होना, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम होना, ठीक है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट लेबर टू बी यूनिफॉर्म। एवरी लेबरर इज यूनिक, सो हिज लेबर पावर इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अगर एक पर्टिकुलर काम की भी बात करें, लेट से कोई टीचर भी है, ठीक है, या लेट से कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो दो इंसान होंगे सेम इंडस्ट्री में, सेम डेजिग्नेशन में काम करेंगे, तो भी उनका काम करने का पैटर्न और काम करने का कैलिबर अलग होगा, बिकॉज वो दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि लेबर क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है, इसलिए उनको हैंडल करने के लिए का अप्रोच भी डिफरेंट होना चाहिए। हम एक तरीके का, अगर हम एक तरीके से एक इंसान को हैंडल कर रहे हैं, उसको लेट से कि उसके साथ उसको मोटिवेट कर रहे हैं, तो सेम तरीका हम दूसरे एम्प्लॉय के साथ नहीं अपना सकते। हमको एक डिफरेंट अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी जब हम दो अलग अलग एम्प्लॉयज़, दो अलग अलग वर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं। The quality and efficiency of the labor depends on skills, work environment, incentives and other inherent qualities। और इसीलिए जो लेबर की एफिशिएंसी होती है वो उसके स्किल्स पे बेस होती है। मतलब कि एक लेबर कितना एफिशिएंटली डिफरेंट है दूसरे से, वो डिपेंड करता है कि उसकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं, वो किस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, उसको सैलरी कितनी मिल रही है, इंसेंटिव्स कितने हैं, वो हाईली मोटिवेटेड, सेटिस्फाइड है भी कि नहीं अपनी जॉब से, एंड ऑल्सो उसका जो अपब्रिंगिंग रही है, मतलब कि उसकी इनहेरेंट क्वालिटीज, द वे दैट पर्सन हैज़ बीन बॉट अप, उसके अपने चाइल्डहुड डेज में उसके फैमिली का पूरा जिस टाइप तरीके से उसका साइकोलॉजिकल पूरा माहौल क्रिएट किया गया वो कैसा है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो डिफरेंट होगा दूसरे से। लेबर हैज़ पुअर बार्गेनिंग पावर। लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैज़ अ वेरी वीक बार्गेनिंग पावर विद द बायर्स ऑफ द सर्विस। तो यहाँ पर बार्गेनिंग पावर ज़्यादातर बायर्स के हाथ में रहती है, लेबर्स के हाथ में बहुत कम रहती है। वो नेगोशिएट कर सकते हैं, बट इवेंचुअली क्या होता है कि हाँ, वो बात अलग है कि यूनियंस जब हम वो करते हैं, बार्गेन करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, तो यूनियंस एक पिक्चर में आ जाती हैं और वो हेल्प करती हैं वर्कर्स को एक प्रॉपर उनका वेजेस सेट हो सके या वेज जो है उसको राइज किया जा सके। येट जो उनकी पावर होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द बायर। इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, इट इजंट वेरी मोबाइल एंड हैज़ नो स्टैंडर्ड और रिजर्व प्राइस। Not easily mobile, so there is a lack of mobility also in laborers. Labor as a factor of production is mobile, that is the laborer can relocate to the site of work, but there are many barriers। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बिल्कुल मोबिलिटी नहीं होती है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि there is a lack of mobility, परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होती है, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में, रीलोकेट करने में। सो वी कैन से लेबर इज नॉट एज मोबाइल एज अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक कैपिटल। Supply of labor is relatively inelastic. It means that it cannot be increased instantly to keep up the demand। तो inelasticity का मतलब है कि अगर डिमांड बढ़ भी रही है तो हम सप्लाई को बिल्कुल उसी लेवल पे या उसी इंटेंसिटी से बढ़ा नहीं सकते हैं। सो से देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर इन इंडिया। स्किल्ड लेबरर्स कैन नॉट बी जनरेटेड इन अ डे, अ वीक और इवन अ ईयर। इसका एग्जांपल है ये कि अगर लेट से कि स्किल्ड लेबर्स का डिमांड बहुत ज़्यादा भी है तो भी हम लोग ऐसे इंस्टेंटली उसका सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। तो इट विल टेक सर्टन टाइम कि उसका जो डिमांड और सप्लाई है दोनों को इक्वेट किया जा सके, एंड इन दिस वे द सप्लाई ऑफ लेबर इज इनइलास्टिक। सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ लेबर मार्केट, द डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई फॉर लेबर एंड वेज डिटर्मिनेशन। आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद मी, बी हैप्पी, बी सेफ एंड बाय बाय।